नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए सीपीसीटी एग्जाम के अंतर्गत जो कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहा है, मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। और इसमें भी हम जो है पिछली सीरीज़ के जैसे ही है, पिछले पार्ट के जैसे ही एक एक करके सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन उनको भी आगे देखने वाले हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के वीडियो के लिए आप जो है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा बोले तो सी लैंग्वेज के संदर्भ में संबंधित विवरण के साथ कॉलम का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको stdio.h मिलेगा। ये डॉट एच क्या है? डॉट एच मतलब हो जाता है हेडर फाइल्स। क्या हो जाता है? हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स क्या करती है? वही सिंपल सी बात है, जो आप प्रोग्राम लिखोगे, मान लीजिए आपने इंट लिखा, ठीक है, इंट ABC लिखा, आपने प्रिंट ऐप लिखा, आपने स्कैन ऐप लिखा, तो इन सब में क्या काम होगा? इसको डिफाइन करने का काम करती है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल एक प्रकार से परिचय पत्र है, या फिर आधार कार्ड आप बोल सकते हैं इन सब की पहचान करने के लिए। मतलब इन सब की डिटेल कहाँ लिखी जाती है? हेडर फाइल्स में। इसलिए इन हेडर फाइल्स को उपयोग किया जाता है और ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस है। इसके बाद एच टी डी लिब डॉट एच मिल जाता है, सी टाइप डॉट एच मिल जाता है, स्टिंग डॉट एच मिल जाता है। तो जो एच टी डी आई ओ डॉट एच है, वो यहाँ आप देखोगे तो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले बोले तो इनपुट और आउटपुट के संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्रॉस हो गया, और यहाँ पे ये थर्ड भी क्रॉस हो गया। अब बचा क्या? फर्स्ट और थर्ड बचा है। उसके बाद देखिए एच टी डी लिब डॉट एच, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले जो एक प्रकार से फंक्शंस है उनका क्या मिल जाता है? यहाँ पे कार्य मिल जाता है। तो यह लगभग लगभग हमारा जो है पहला राइट आंसर है। पहला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है। तो ये क्योंकि देखिए यहाँ पे तीसरा नहीं था, मतलब ये एक प्रकार से देखिए चौथा, तो ये आपका थर्ड नंबर भी क्रॉस हो जाता है। इसके अंतर्गत देखें तो आपका stdio.h हेडर फाइल के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हेडर फाइल बोले तो इनपुट आउटपुट के लिए। ये जो है आपका समान रूप से फंक्शंस, जो लाइब्रेरी फंक्शन, उनका उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर हैंडलिंग के लिए सी टाइप उपयोग किया जाता है, और स्ट्रिंग डॉट एच के लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग की जाती है। ठीक है, राइट आंसर है। और साथ ही अगर देखें तो आपको यहाँ कुछ और फंक्शंस है, जैसे ये हमने इनको देखे हैं। तो stdio.h के अंतर्गत प्रिंट ऐप है, स्कैन ऐप है, गेट केयर है, पुट केयर है, ये इनपुट आउटपुट फंक्शन है। और लिब के अंतर्गत मेलॉक, कैलॉक, फ्री लॉक, एग्जिट, एट, आई ओ आई, इस प्रकार से यूटिलिटी फंक्शन है। सी टाइप में आपको देखिए इस अल्फ़ा है, इस डिजिट है, इस टू अपर है, टू लोअर है, ये कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग डॉट एच के अंतर्गत एस टी आर लैन है, एस टी आर सी पी है, वाई है, एस टी आर सी एम पी है, एस टी आर कैट है, ये सब फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फंक्शन के नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर केवल खाली स्थान पर निर्भर थे। तो पहली जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, लगभग 40 से 50 के आसपास, 50-55 के आसपास आप देख सकते हैं, जो है पहली जनरेशन देखने को मिल जाती थी। और उस समय कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, सिंपल सी बात, मशीन जो है मशीन लैंग्वेज को समझेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ नंबर, मशीन लैंग्वेज। मशीन जो है मशीन लैंग्वेज समझती थी पहली जनरेशन में। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 40 से 50-55 के आसपास देखोगे तो 0-1 के अलावा कोई भी कोड नहीं समझा जाता था। मतलब 0-1 पर ही निर्भर थी। उस समय कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज उपलब्ध नहीं थी। बाइनरी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही प्रोग्रामिंग सीधे कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती थी। बात होती है असेंबली लैंग्वेज की, तो यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था। मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान और हाई लेवल से कठिन था। फोर्टान की अगर बात करें तो ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी, जो दूसरी पीढ़ी में इसको विकास कर लिया गया था, यानी विकसित हो गई थी। सी लैंग्वेज यह है 1970 के बाद विकसित हुई, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ह्यूमन रीडेबल, एक प्रकार से ह्यूमन जैसे काम करता वैसे। मशीन लैंग्वेज तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से मशीन पर ही निर्भर था, मशीन लैंग्वेज पर ही निर्भर थी पहली जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस? मैंने बताया स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, कोई इमेज है, मान लीजिए इमेज है, इमेज को डिजिटल में बदलना है तो कौन काम करता है? स्कैनर करता है। तो ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और मॉनिटर आ जाते हैं, प्लॉटर आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाते हैं, एटीएम वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें। टच स्क्रीन आ जाती है। मेमोरी में आपकी रैम रोम, जो आपकी एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में आ जाती है। चलिए, यहाँ स्कैनर इनपुट के रूप में काम कर लेता है, डिजिटल रूप में इमेज को कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2019 में फुटनोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एम एस वर्ड में आप चलोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए एम एस वर्ड है और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट लिख दिए, एक डेमो टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम कहीं फुटनोट देना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ यूआर में फुटनोट देना चाहते हैं, तो कंट्रोल अल्टर और एफ दबाएंगे, देखिए फुटनोट आ गया। तो कंट्रोल अल्टर एफ इसकी शॉर्टकट की है, देखिए फुटनोट। और फुटनोट क्या है? फुटनोट का मतलब जब भी आप इस वर्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देना चाहते हैं नीचे बॉटम पे पेज के, तो उसे हम बोल देते हैं फुटनोट। कहाँ मिल जाता है? रेफरेंस के अंतर्गत मिल जाता है यहाँ पे फुटनोट। और फुटनोट की शॉर्टकट की आपको दिख भी रही है, कंट्रोल अल्टर एफ। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल अल्टर एफ। यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको कंट्रोल अल्टर डी मिल जाता है, किसके लिए? एंड नोट के लिए। जब भी डॉक्यूमेंट के अंत में कुछ चीज़ें जोड़ना है तो आपको एंड नोट की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अल्टर कंट्रोल डी जो है एक प्रकार से एंड नोट के लिए उपयोग किया जा रहा है। कंट्रोल अल्टर एफ आपका फुट नोट के लिए, और ये जो है आपके किसी भी प्रकार से इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कंप्रेस्ड वीडियो है, वीडियो कंप्रेशन जो प्रोसेस हो जाती है वीडियो को छोटा करने की प्रोसेस, उसमें बहुत सारे फ्रेम उपयोग किए जाते हैं। बहुत सारे फ्रेम से मतलब 3 प्रकार के फ्रेम उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? पी फ्रेम हो जाता है, बी फ्रेम हो जाता है और एक आई फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रेम जो है स्वतंत्र होता है, मतलब किसी दूसरे से संबंध नहीं रखता। तो आप इस डायग्राम में देखिए, जो आई फ्रेम है देखिए सबसे ऊपर है, फिर पी फ्रेम है, फिर बी फ्रेम है। तो ये 3 फ्रेम यहाँ पे उपयोग हो रहा है। अगर मान लो ये अलग निकाल दें तो ये तो अलग सेपरेट निकल जाएगा। बी आपका इन दोनों पे निर्भर है, पी भी इन दोनों पे निर्भर है। मतलब यहाँ देखोगे तो आपको जो है बी निर्भर देखने को मिल जाएगा, पी भी निर्भर देखने को मिल जाएगा, पर आई जो है स्वतंत्र रूप से मिल जाता अलग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई फ्रेम जो है आपका वीडियो कंप्रेशन में स्वतंत्र फ्रेम के रूप में जाना जाता है। तो आई फ्रेम यहाँ पर राइट आंसर है, जिसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए, इसे डिकोड करने के लिए किसी अन्य फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती। इसे अक्सर की फ्रेम भी कहा जाता है। और पी फ्रेम जो है प्रेडिक्टेड फ्रेम है, ये आई फ्रेम और पी फ्रेम दोनों पर निर्भर होता है। इसमें केबल जो है बदलाव एक प्रकार से स्टोर किए जाते हैं। और बी फ्रेम में जो है बाई डायरेक्शनल बोले तो यह पिछले और अगले दोनों फ्रेम पर निर्भर होता है, इसमें केवल बदलाव संग्रहित होते हैं। और सी फ्रेम तो कोई फ्रेम नहीं होता। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट विकल्प एम एस वर्ड 2019 के कौन से टैब में होता है? तो ये तो होता है इंसर्ट टैब में। अब देखिए क्वेश्चन से हमको क्या फील होता है, यहाँ पे फील होता है कि देखिए इंसर्ट टैब में आप देखोगे तो आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन किस टैब में है। होम टैब में आपको तो ज़्यादातर पूछी नहीं जाती चीज़ें, क्योंकि सबको स्क्रीन पे दिखता है। तो आप इंसर्ट में देखोगे टेबल, टेबल किस टैब में है? वही इंसर्ट टैब में। कवर पेज इंसर्ट में, इलस्ट्रेशंस या पिक्चर आपका इंसर्ट में है। ठीक है, चार्ट इंसर्ट में, हेडर एंड फुटर इंसर्ट में, बर्ड आर्ट आपका इंसर्ट में मिलेगा, सिंबल्स है। डिज़ाइन में आप जाओगे, डिज़ाइन में आपको वाटर मार्क, पेज, पेज बॉर्डर ये मिलेगी। पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, पैराग्राफ से रिलेटेड, अरेंज है। रेफरेंसेस में आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट, एंड नोट, फुट नोट, ये सारी चीज़ें, कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस। मेलिंग में मेलमर से रिलेटेड मिलेगा, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको इसी जैसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा जो है, मतलब एक प्रकार से डेटा को कंप्रेस करने के लिए एल्गोरिदम का एक वर्ग है, जो कि मूल डेटा को संपीड़ित बोले तो कंप्रेस डेटा से पूरी तरीके से पुनः निर्मित किया जा सकता है। हम सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी फाइल है, उस बड़ी फाइल को हमने छोटी फाइल बना दी है, और इस छोटी फाइल से फिर से बड़ी फाइल बना ली। इसका मतलब हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ को हमने छोटा कर दिए और छोटी चीज़ को फिर एज इट इज़ बड़ा कर दिए। जैसे हम बोल सकते हैं 10 MB की फाइल को हमने क्या कर दिए, 5 MB की बना दिए, और 5 MB से फिर से हमने 10 MB कर दिए। तो इस प्रकार की टेक्निक को क्या बोला जाता है? तो ये देखिए, वेरिएबल लेंथ कंप्रेशन नहीं बोला जाता, लूजी कंप्रेशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लूजी कंप्रेशन में क्या होता है, 10 MB की फाइल अगर मान लो 2 MB की बन गई है, 2 MB से 10 MB बनाना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि दिक्कत होगी। और लॉसलेस, ये बिल्कुल सही आंसर। लॉसलेस मतलब 10 MB की फाइल 5 MB बन गई, 5 MB फिर 10 MB बन गई। वेरिएबल बिट कंप्रेशन ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो कंप्रेशन से रिलेटेड है, पर लूजी वाले में डेटा फिर से वापस वैसे के वैसे नहीं आता, लॉसलेस में डेटा आ जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी बोले तो थर्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते, लॉसलेस मतलब ओरिजिनल फाइल कंप्रेस हुई, इतनी ज़्यादा भी घटी नहीं है, क्वालिटी नहीं घटी है, बाद में रिस्टोर की जा सकती है। परंतु
हम ओरिजिनल फाइल को अगर लूजी कंप्रेशन के माध्यम से छोटा करते हैं और बाद में रिस्टोर करते हैं तो देखिए इतनी बड़ी फाइल फिर से रिस्टोर नहीं हो पाएगी एज इट इज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा का नुकसान किया जाता है या डेटा नुकसान हो जाता है। तो राइट आंसर लॉसलेस हो जाएगा। लॉसलेस आप देख भी सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये देखिए आपको जो है किसी प्रकार से ये रिलेटेड नहीं है, जो वेरिएबल बिट है वो भी नहीं है। बाकी लूजी में आपका डेटा का कुछ भाग मतलब जो है रिमूव हो जाता है। लॉसलेस में किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल फाइल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ देखिए ग्रिड बुक बिल्कुल नहीं जाना जाता, सेल बुक नहीं जाना जाता, वर्कशीट नहीं जाना, वर्क बुक जाना जाता है। वर्कशीट तो एक पेज है, किसके अंतर्गत? वर्क बुक के अंतर्गत। जैसे एक्सेल में ओपन करता हूँ तो एक्सेल में आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। यहाँ देखिए आपको देखने मिल जाता है जो एक्सेल है, एक्सेल की जो फाइल है उसको वर्क बुक बोला जाता है, लिखा हुई है बुक वन। और इसके अंदर वह जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे टैब है, रिबन है, उसके बाद फार्मूला वार है, ये नेम टेक्स्ट बॉक्स है, कॉलम नेम आप देख सकते हैं ABCD 1 2 3 देख सकते हैं आप, रो नेम। नीचे आप देखोगे सीट 1 सीट 2 मिलेगी। तो सीट से मिलकर वर्कबुक बनती है। और सीट किससे बनती है? सीट मिलती है कॉलम और रो से। कॉलम और रो में आप देखोगे तो आपको सेल भी मिलते हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स है सेल। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे B और 6 इसका एड्रेस है तो कहाँ दिखता है? नेम बॉक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में ध्यान रखिए। और इसमें भी आप जो है देख लेना कि ऑप्शन वगैरह जो भी है, ज़्यादातर ऑप्शन के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, MS वर्ड से आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्कबुक। चलिए MS एक्सेल की फाइल वर्कबुक, और वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है .xlsx होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। DES, ठीक है, डेटा डेटा इंक्रिप्शन से रिलेटेड बात की जा रही है। तो इसमें 64 बिट वाला जो प्लेन टेक्स्ट है उसको अगर सिफर टेक्स्ट बोले तो कोडेड वाला एनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर बदलना है तो कितने बिट में कन्वर्ट होगा? 64 बिट वाला, सिंपल सी बात, 64 बिट में कन्वर्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 बिट। आप देख भी सकते हैं यहाँ आंसर। मान लीजिए 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट अगर हमने DES के माध्यम से कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट करने के बाद वो फिर से क्या बनेगा? 64 बिट का ही एनक्रिप्टेड फॉर्म बनेगा। और फिर बाद में उसको क्या कर सकते हैं हम, जो सामने वाला रिसीवर है उसको डिकोड करके फिर से प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सकता है 64 बिट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 बिट का बदलोगे तो 64 बिट सिफर टेक्स्ट ही बदलेगा यहाँ पे। तो DES मतलब डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक ब्लॉक सिफर एल्गोरिदम है। और 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो ब्लॉक है इनपुट के रूप में लेता है और साथ ही सिफर टेक्स्ट के रूप में भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 56 बिट ये की का साइज़ है जो हमने अभी देखें। की साइज़ मतलब यहाँ देख सकते हैं की साइज़ है, देखें 56 बिट। ठीक, इसके अलावा 64 बिट आपका राइट आंसर। 48 ये DS में राउंड की साइज़ है, सिफर टेक्स्ट नहीं है। 54 ऐसा कोई मानक यहाँ पे नहीं है। तो ये 3 तो इससे रिलेटेड है, बाकी 64 यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए शीघ्र सूखने वाली स्याही की धाराएं छिड़कता है? इंक की बात की जा रही है। तो लेज़र तो होगा नहीं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी नहीं होगा यहाँ पे, LED प्रिंटर में भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? इंकजेट। तो इंकजेट यहाँ पे राइट आंसर है। देख भी सकते हैं आप, इंक के माध्यम से इसमें प्रिंटिंग की जाती है और तुरंत सूख जाती है। तो इंकजेट जो है टिनी ड्रॉपलेट्स जो है उसका उपयोग कर लेता है, जिससे ज़्यादातर जो है ये मतलब जल्दी सूख जाती है। और हाई रेजोल्यूशन रंगीन प्रिंटिंग या कलर प्रिंटिंग तकनीक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर माउस का प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर के माउस का प्रकार नहीं है? तो माउस का प्रकार कैसे? जैसे ट्रैक बॉल माउस भी आते थे, जो बॉल लगी रहती थी उससे घुमाते थे। वायरलेस माउस आज की डेट में चलते ही है। ऑप्टिकल माउस भी चलते ही, नीचे लाइट होती है। तो ये 3 तो हो गए माउस के प्रकार। फुटबॉल माउस प्रकार का जैसा कोई माउस नहीं होता है। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। माउस हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। LED लेज़र नीचे सेंसर होता है। वायरलेस माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेता है। और ट्रैक बॉल जो अभी लैपटॉप में टच पैड के रूप में उपयोग की जाती है, मतलब इसी का अपग्रेडेड वर्जन। फुटबॉल माउस जैसी तकनीक कुछ नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल में उपयोग किया जाता है, उसकी लाइब्रेरीज जो फंक्शंस होते हैं, मतलब उसके लाइब्रेरी में जो फंक्शंस होते हैं उसमें नेटिव लाइब्रेरी जो लेयर होती है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है C लैंग्वेज या C++ में। जो C लैंग्वेज है C++ एक प्रकार से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ओप्स बोल सकते हैं। बाकी जावा में ये नहीं लिखा है, जावा में कोई इंटरनेट प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जो आपके गेम वगैरह है, रिमोट प्रोग्राम वो लिखे जाते हैं। लिस्प आपका AI वाली लैंग्वेज है। C# आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो C और C+ से मिलकर बनी है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, सी और C++। ठीक है, जैसे अगर बात करें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो नेटिव लाइब्रेरी लेयर है वे लाइब्रेरीज होती है, जिसमें क्या होता है, SQL लाइट हो जाता है डेटाबेस, वेबकिट हो जाती है, ओपन GL जो है ES हो जाता है ग्राफिक्स के लिए, SSL सुरक्षा के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर हो जाती है, और यहाँ पे लो लेवल हाई परफॉर्मेंस प्रदान की जाती है, सिस्टम रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है, हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो अन्य विकल्प है वो हमने यहाँ पे देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनजी का पूरा रूप पूछेगा। पीएनजी ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है और पीएनजी का पूरा जो है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो पोर्टेबल कहाँ पे है, देखिए प्रिंटेबल नहीं होगा, पॉइंटेबल में नहीं होगा, पोर्टेबल नेटवर्क यहाँ पे भी नहीं है, तो बचा क्या, सेकंड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो कभी भी एलिमिनेट जो टेक्निक है उसका उपयोग कर लेना है, राइट आंसर सेकंड होगा। तो ये देख सकते हैं लॉसलेस इमेज फॉर्मेट है, मतलब थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, बाकी यहाँ पे फाइल भी बहुत ठीक रहती है, बिना बैकग्राउंड वाली ट्रांसपेरेंसी के साथ में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं JPG जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप देख सकते हैं, लूजी कंप्रेशन है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, लॉसलेस कंप्रेशन। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है एनिमेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए। BMP बिटमैप फाइल है, अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट है। TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, हाई क्वालिटी लॉसलेस फॉर्मेट है। वेब पिक्चर फॉर्मेट जो कि गूगल द्वारा विकसित किया गया है, लूजी और लॉसलेस दोनों में उपलब्ध है। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो कि XML बेस्ड वेक्टर फॉर्मेट है। और हाई एफिशिएंसी जो हो जाता है आपका एप्पल डिवाइस के लिए, हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट बोले तो एप्पल डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, JPG से बेहतर है। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 6 नंबर का जो पार्ट है वो कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे, और इन सभी चीज़ों को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। जितने भी टॉपिक मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।